गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदा किसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम चर्चा कर रहे हैं किंग एंड क्राउन पे। और कल हमने चर्चा की थी कि जस्टिफिकेशन ऑफ मोनार्की, कि राजपद का क्या औचित्य है। कल हमने इसके कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी और आज हम अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि सम्राट सर्वोच्च सलाहकार के रूप में, द किंग एज सुप्रीम एडवाइज़र। भूतकाल में क्या होता था, मंत्री परामर्श देते थे और सम्राट निर्णय करते थे, लेकिन वर्तमान समय में निर्णय कैबिनेट करती है, लेकिन सम्राट के द्वारा परामर्श अवश्य दिया जाता है। सम्राट को अधिकार प्राप्त है कि उसे शासन संबंधी सभी बातों के संबंध में सूचित किया जाए और प्रधानमंत्री का भी ये कर्तव्य है कि वह ऐसी सूचना देता रहे। मंत्रिमंडल की कार्यवाही, ज्ञापन, विवरण, पुस्तक, विदेश मंत्रालय के समस्त पत्र एवं संसदीय प्रतिवेदन उसे प्राप्त होते रहे। आवश्यकता पड़ने पर सम्राट अपने सचिव के द्वारा कोई भी शासन संबंधी कागजात मंगवा सकता है। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में जानकारी देने के लिए उसका अपना कर्मचारी मंडल होता है। प्रशासनिक कार्य के मूल स्रोत तक उसकी पहुंच के कारण सम्राट को आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जब इस प्रकार का ज्ञान संपन्न व्यक्ति प्रधानमंत्री को परामर्श देता है तो उसके परामर्श का महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। और उसके परामर्श को महत्वपूर्ण बनाने वाली बात यह है कि लंबे समय से पदारूढ़ होने के कारण उसे अनेक विषयों पर प्रधानमंत्री की तुलना में अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसके द्वारा दलीय दृष्टिकोण के आधार पर नहीं, वरन राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ हितों की दृष्टि से परामर्श दिया जाता है। जेनिंग्स का कथन है कि कतिपय मामलों में, विशेषतः वैदेशिक तथा राष्ट्रमंडलीय संबंधी मामलों में, प्रायः सम्राट को प्रधानमंत्री से अधिक जानकारी प्राप्त रहती है। अतः पदारूढ़ मंत्रिमंडल सम्राट से राज्य के समस्त महत्वपूर्ण विषयों पर सामान्य रूप से परामर्श लेता है और सम्राट का ये परामर्श अंतिम निर्णय तक पहुँचने में निर्णायक होता है। अगला बिंदु है सम्राट मध्यस्थ के रूप में, कि सम्राट के द्वारा मध्यस्थ की रूप में भी भूमिका निभाई जाती है, क्योंकि सम्राट का व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रतिष्ठित और राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष रहता है। उसे वास्तविक राजनीतिक शक्ति प्राप्त न होने के कारण किसी पक्ष का उसके प्रति शत्रु भाव भी नहीं होता। इन कारणों के द्वारा उससे मध्यस्थ का कार्य भी सफलतापूर्वक किया जाता है। भूतकाल में सम्राट के द्वारा अनेक बार ऐसा किया जाता था। 1872 में महारानी विक्टोरिया ने प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन को बताए बिना लॉर्ड रसेल को पत्र लिखकर यह आग्रह किया था कि वह अलबामा प्रश्न संबंधी प्रश्नों के लिए आग्रह न करे। इसी प्रकार 1881 में महारानी ने जनरल पॉन्सनवी को कहा था कि वह स्टैफोर्ड, नॉर्थकोट और लॉर्ड बिकन्सफील्ड से मिल लें, जिससे आयरलैंड संबंधी सरकार के प्रस्ताव पर समझौता हो सके। 1914 में लॉर्ड जॉयज ने होम रूल बिल पर समझौता करने का प्रस्ताव किया था और 1916 में सम्राट के निजी सचिव ने एस्किथ और लॉर्ड जॉर्ज के विवाद को सुलझाने की चेष्टा की थी। सम्राट ने मध्यस्थता संबंधी कार्यों को लक्ष्य करते हुए एटली ने भी कहा था कि सम्राट एक रेफरी की तरह है, यद्यपि ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं कि उसे सीटी बजाने की आवश्यकता पड़े। अगला बिंदु है सम्राट ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक, किंग एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ ब्रिटिश नेशन। सम्राट न केवल ब्रिटिश शासन वरन ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। ब्रिटिश सम्राट किसी एक पक्ष का नहीं वरन सभी का सम्राट है और सम्राट के राज्यारोहण, राजतिलक और अन्य अवसरों पर सभी व्यक्ति जिस रूप में राजभक्ति व्यक्त करते हैं, उसके फलस्वरूप देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को बल मिलता है। लॉर्ड वोल्फोर लिखते हैं कि हमारा सम्राट अपनी उत्पत्ति और अपने पद के कारण हमारे राष्ट्रीय इतिहास का जीवन प्रतीक है। वह न तो किसी दल का नेता है और न किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधि है। वह तो सारी ब्रिटिश जाति का प्रधान है और वह सभी का सम्राट है। अगला बिंदु है ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन, किंग्स इन्फ्लुएंस इन इंटरनेशनल फील्ड। न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वरन
आंतरिक राजनीति की दृष्टि से भी ब्रिटेन के लिए सम्राट पद का बहुत अधिक महत्व है। 19वीं सदी में ब्रिटेन का जो विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित हुआ, उसका एक आधार सम्राट का व्यक्तित्व भी था और सम्राट ने ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायित्व में योग दिया। सर विंस्टन चर्चिल के शब्दों में, सम्राट एक दुर्बोध और जादू बड़ी कड़ी है जिससे हमारे ढीले बंधन हुए हैं, किंतु दृढ़ता से जुड़े हुए राष्ट्रमंडलीय देशों, राज्यों और जातियों को मिलाए रखा है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन को जो महत्व प्राप्त है, उसका एक बहुत बड़ा आधार राष्ट्रमंडल है जो कि सम्राट के व्यक्तित्व पर टिका है। ब्रिटिश राजनीति भी इस बात से परिचित है। इसके द्वारा उसने स्टैचू ऑफ वेस्टमिनिस्टर के आधार पर इस प्रतीक को दृढ़ करने की चेष्टा की है। सम्राट अपनी यात्राओं आदि के आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ाने की चेष्टा करता है। हालांकि अब वो राष्ट्रमंडल से अलग हो गया है। अगला बिंदु है ब्रिटिश सम्राट का सामाजिक व्यक्तित्व, सोशल पर्सनैलिटी ऑफ द ब्रिटिश किंग। ब्रिटिश सम्राट का देश के सामाजिक ढांचे पर भी पर्याप्त प्रभाव है। जब कभी सम्राट किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होता है तो उत्सव की शोभा बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि जनता बहुत अधिक संख्या में सम्राट के दर्शनार्थ उपस्थित होती है। समाज में सम्राट की अपील को बहुत महत्व दिया जाता है। सम्राट ब्रिटिश समाज का नेता है और धार्मिक, नैतिक जीवन, फैशन, साहित्य और कलाओं पर भी उसका अत्यधिक प्रभाव है। सामान्यतः जनता के द्वारा सम्राट, सामग्री और राज परिवार के अन्य सदस्यों के रहन सहन के अनुकरण की भी चेष्टा की जाती है। सामाजिक जीवन पर सम्राट के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए लॉ ने कहा है, किसी भी संगठन के साथ राजकीय शब्द के जुड़ जाने में सफलता अवश्यंभावी हो जाती है। आज के लिए इतना ही। कल हम राजपथ के औचित्य के अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या निर्वाचित राष्ट्रपति राजपथ का विकल्प हो सकता है। धन्यवाद।